नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कांग्रेस के उदारवादी युग की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उदारवादी आंदोलन के तरीके क्या थे, उदारवादी नेताओं के सरकार के प्रति दृष्टिकोण क्या था, सरकार का उदारवादी आंदोलन के प्रति क्या दृष्टिकोण था और उदारवादी आंदोलन की सफलता क्या थी और उदारवादी आंदोलन की असफलता क्या थी। इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उदारवादी युग की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक युग था वह उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 तक माना गया है। इस काल में हम देखते हैं कि कांग्रेस का संचालन उन नेताओं के हाथों में रहा जो अपने विचारों तथा कार्यों से सरकार के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। इन नेताओं में प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि नेताओं के रूप में हम उदारवादी नेताओं को देखते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के संचालन में अपनी भूमिका निभाई। या कहा जाए कि कांग्रेस की बागडोर इन लोगों के हाथों में रही। इन नेताओं का या उदारवादियों का मानना था कि यदि ब्रिटिश सरकार को हम भारतीय स्थिति, भारतीय समस्याओं से अवगत करा दें तो वे भारतीय जनता के हित में शासन करना प्रारंभ कर देंगे। वास्तव में उन्हें विश्वास था कि यदि वे प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे तो वह उन्हें स्वीकार कर लेगी। उदारवादी नेता यद्यपि सुधार में विश्वास करते थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई जाए, अतः उनका अंतिम लक्ष्य वैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही स्वशासन की बात कही थी और सन 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा इस स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया था। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि कांग्रेस का स्वशासन से आशय पूर्ण स्वाधीनता से नहीं था। पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। उदारवादी युग में कांग्रेस के द्वारा विभिन्न अधिवेशन आयोजित किए गए। 1885 से लेकर 1905 तक के समय को हम उदारवादी युग के रूप में देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी तरह इनके अनेक अधिवेशन हर वर्ष होते रहे और इसमें कुछ न कुछ मांगे वो ब्रिटिश सरकार के पास भेजते रहे। यहाँ सभी मांगों का तो उल्लेख नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ मांगे जो महत्वपूर्ण थी उसको मैं आपके समक्ष रखता हूँ, जो कांग्रेस के उदारवादी युग में ब्रिटिश सरकार से मांगी गई। इसमें पहली मांग थी कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तथा उनके लिए निर्वाचन की प्रणाली अपनाई जाए। उनकी एक अन्य मांग थी कि जूरी प्रथा को देश के अन्य भागों में लागू किया जाए।
भारतीय परिषद की समाप्ति की बात कही। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सेना पर खर्च कम किया जाए और साथ ही भारतवासियों को सैनिक शिक्षा दी जाए। वह सरकार सैनिक शिक्षा के लिए स्कूल खोले। यहाँ तक कि उनकी कुछ अन्य मांगें भी थी, जैसे भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, नमक पर टैक्स कम किया जाए, शस्त्र कानून में संशोधन हो, बेगार प्रथा का अंत हो, भारतीयों के हितों की विदेशों में रक्षा की जाए, ICS जो कि भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा होती थी, उसको ये चाहते थे कि भारत एवं इंग्लैंड में साथ साथ आयोजित की जाए तथा उसमें भाग लेने के लिए अधिकतम आयु रखी जाए। किसानों के लिए कृषि बैंक खोले जाने की बात उन्होंने कही, जिससे किसानों को और गरीब जनता को आसानी से ऋण मिल सके। उपयुक्त मांगों से स्पष्ट है कि अपने प्रारंभिक काल में उदारवादी नेताओं ने सरकार से राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधारों की मांग की, और यह किसी आंदोलन के द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से सरकार के पास प्रस्ताव के रूप में भेजा जाता था। उदारवादियों की इन मांगों से यह तो स्पष्ट दिखता था कि उनकी नीतियां ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा की थी। वे अंग्रेज़ों की न्याय प्रणाली में विश्वास करते थे। उनका यह भी मानना था कि ब्रिटेन के साथ या ब्रिटिश सरकार के साथ भारत के संबंध भारतीयों के हित में हैं। यहाँ तक कि उनका पाश्चात्य सभ्यता तथा पाश्चात्य संस्थाओं में भी अटूट विश्वास था। वे सुधारों को भी क्रमिक रूप में चाहते थे। साथ ही अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन वो राजनीतिक स्वशासन का लक्ष्य चाहते थे। यहाँ यह भी देखना है कि इन मांगों के लिए उदारवादियों की कार्यप्रणाली क्या थी। उनकी कार्यप्रणाली मुख्य रूप से संवैधानिक साधनों में विश्वास को लेकर थी। वे हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे। वे संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास करते थे। वे प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल के जरिए अपनी मांगों को सरकार से करना चाहते थे। उनका यह भी मानना था कि इसके जरिए वो सरकार पर नैतिक और राजनैतिक दबाव डाल सकते हैं और सरकार का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार उदारवादी नेता बार बार प्रार्थना करने की बात को मानते थे और वो इसे बुरा भी नहीं मानते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनके शिष्टमंडल सरकार से मिलते थे। इस संदर्भ में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कहा था कि यद्यपि अभी तक हमको हमारे प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली है, फिर भी हमको सरकार के पास पुनः जाना चाहिए और उनसे अपनी मांगों को जल्दी पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कांग्रेस के आलोचक इसे एक तरह से सरकार से भीख मांगना मानते थे और इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर संबोधित करते थे। ये तो उदारवादियों का दृष्टिकोण था सरकार के प्रति। यहाँ हम यह भी देखना चाहेंगे कि आखिर सरकार का क्या दृष्टिकोण था कांग्रेस के प्रति। जब सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो हम देखते हैं कि उसे उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि कांग्रेस के जन्मदाता एक अंग्रेज रिटायर्ड उच्च अधिकारी थे। इसलिए प्रारंभ के वर्षों में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण भी सहयोगी
मित्रवत और सहानुभूतिपूर्ण रहा, क्योंकि सरकार यह मानती थी कि कांग्रेस उनके एक सहयोगी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की शक्ति बढ़ती गई तो सरकार को यह लगने लगा कि कांग्रेस उनके लिए चुनौती बन रही है और कांग्रेस के प्रति सरकार के रुख में परिवर्तन होने लगा। अंग्रेज अधिकारियों ने कांग्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ किया और अपनी प्रसिद्ध नीति डिवाइड एंड रूल अर्थात फूट डालो और राज करो के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के विरोध में संगठित करना प्रारंभ कर दिया। 1895 के बाद अंग्रेज सरकार का कांग्रेस के प्रति रुख निरंतर कठोर होता चला गया। इस संदर्भ में रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण प्रारंभ में मित्रतापूर्ण था, लेकिन बाद में इसने कांग्रेस का कटु विरोध करना शुरू किया। शासन के इस रवैये से उदारवादियों के द्वारा जो 21 अधिवेशनों में अपनी मांगें रखी गई थी वह सरकार के द्वारा उपेक्षित कर दी गई, जिससे धीरे धीरे इन नेताओं के मन में भी ब्रिटिश सरकार के प्रति जो राजभक्ति की निष्ठा की भावना थी उसमें कमी आने लगी। अब हम जहाँ तक इन उदारवादी युग का मूल्यांकन करते हैं तो हम इसको दो रूप में देख सकते हैं। एक, उदारवादियों की असफलताएं या जिसे हम आलोचना कह सकते हैं, और दूसरी उदारवादियों की सफलताएं। सबसे पहले हम असफलता के ऊपर आते हैं। सन 1885 से 1905 तक हमने यह देखा कि कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ में रहा और उनकी अधिकांश मांगें शासन के द्वारा नकार दी गई। यह कहा जाए कि शासन ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके लिए हम यह देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला कारण था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो उदारवादियों के मन में धारणा थी वो गलत थी। वो सोचते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कहीं न कहीं उदारवादियों के मन में कहा जाए तो ये ब्रिटिश सरकार के प्रति गलत धारणा थी। जहाँ तक असफलता का एक अन्य कारण है कि उदारवादी नेता जो अधिकांश थे वे कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य संस्थाएं, पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। वे भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को एक वरदान मानते थे और इसमें दोनों का हित मानते थे। उनका यह पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण भी कहीं न कहीं उदारवादी आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण है। एक अन्य कारण जो हम देखते हैं उदारवादियों की असफलता का, वह है साधनों की दुर्बलता। उदारवादियों ने जिन साधनों को अपनाया उन्हें कुछ लोगों ने भिक्षावृत्ति का नाम दिया। ये लोग बलिदान के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सरकार के साथ कभी संघर्ष करने का साहस ही नहीं किया। यह सरकार के समक्ष कभी कड़ाई से अपनी मांगों को रखा ही नहीं। यह भी उदारवादी आंदोलन की असफलता का एक कारण है। इसके साथ ही उदारवादी नेता या उदारवादी बुद्धिजीवी बुद्धिमान तो अवश्य थे, परंतु सामान्य जनता पर उनका कोई प्रभाव नहीं डाल पाए या उनका सामान्य जनता से कोई संपर्क नहीं था। अगर कहा जाए तो उनमें जन संपर्क का अभाव था। वे जन आंदोलन के प्रतीक नहीं बन सके और एक ऑफिस बेयरर बनकर रह गए। यहाँ तक कि उनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भावना होनी चाहिए स्वाधीनता की या स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण की, उसका भी अभाव था। वे स्वतंत्र भारत का सपना नहीं देखते थे, बल्कि वो ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन चाहते थे।
वास्तव में कहा जाए तो पराधीनता की बेड़ियां काटना उनका उद्देश्य नहीं था। तो ये कुछ कारण थे जिससे उदारवादी आंदोलन असफल हुआ, लेकिन सिर्फ हम इसे असफल कह दें तो यह न्याय संगत नहीं होगा। उदारवादी आंदोलन के द्वारा कुछ सफलताएं भी मिली जिसको हमको देखना होगा। हम यह देख सकते हैं कि 1885 से 1905 तक उदार राष्ट्रीयता का काल निरर्थक नहीं रहा, बल्कि उस दौरान भी कुछ उपलब्धियां भारत को प्राप्त हुईं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश सरकार ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर प्रांतीय परिषदों की संख्या बढ़ा दी एवं परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की। उदारवादियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी थी कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया और एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। साथ ही अगर कहा जाए तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय जागरण का शुभारंभ करने में कांग्रेस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उदारवादियों की इसी क्षमता के कारण या उदारवादियों के राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा जो नींव दी गई, उसी ने आगे बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम के आधार का निर्माण किया। यदि हम देखें तो यह भी मानते हैं कि उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन की कमियों को जनता के समक्ष लाने का भी कार्य किया, जिससे जनता के मन में सरकार के प्रति असंतोष फैला। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यद्यपि यह सत्य है कि उदारवादी आंदोलन में अनेक कमियां थीं, किंतु उदारवादियों ने भारतीयों को प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों की मांग से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ कर उसे स्वराज की मांग तक पहुंचाया। उदारवादियों का यह आंदोलन आगे चलकर कांग्रेस के नेताओं ने आधुनिक स्वतंत्रता के रूप में जो नींव डाली, उससे ही इस नींव पर भारतीय स्वतंत्रता का भवन खड़ा हो सका। धन्यवाद।